Hello students, today we are going to study the chapter number 2 for class 10th, Federalism. Okay, so let me see what is the federalism. In this chapter we know about that what is the system of federalism and what is federalism. So let me see. Federalism is a system in which the government have the power to divide it into various types of authority, and federalism is a system of government in which the power divided between a central authority at various constituents units of the country. It means कि फेडरलिज्म बच्चों क्या होता है. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है किसके बीच में, एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसके जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनके बीच में. ओके, सो हेयर we see that our central government is a one government, and under the central government there are the various types of local or regional government which govern the various types of constituents or constitutional units or states. ओके, तो फेडरलिज्म का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी पावर को गवर्न करती है और साथ में अपनी पावर को दूसरे स्टेट्स को भी गवर्न कराने के लिए पॉलिसीज मेकिंग करती है. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में. अब आता है कि फेडरलिज्म जो है इसके फीचर्स क्या क्या हैं. जैसे कि इसमें है दो या दो से अधिक गवर्नमेंट होती है, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, यानी कि डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है जो कि सेम टाइप के सिटीजन को ही गवर्न करती है. और बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, लेकिन हर एक जो स्टेट है उसका अलग अलग हाई कोर्ट वगैरह बना है और उसके लिए अलग पॉलिसीज मेकिंग भी है. अब इसमें स्पेसिफिक मैटर जैसे कि मान लीजिए लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए वो लोग अलग अलग कोर्ट्स में जाते हैं. तीसरा पॉइंट आता है जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप के कोर्ट्स में जाकर के अपने जितने भी टाइप के क्या कहते हैं कि पॉलिसी वगैरह है उनके लिए अथॉरिटी अलग अलग बनी हुई है. फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली. जो फंडामेंटल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंज है. हमारे यहाँ कोर्ट्स भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पावर दी गई है, वो भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो हाई कोर्ट है, फिर सिविल कोर्ट है. अब जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं हर एक लेवल पे गवर्नमेंट के वो स्पेसिफाई हैं, और ये हर एक लेवल पे जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं या टैक्सेशन के जो सोर्सेज हैं जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं वो हर एक लेवल के गवर्नमेंट के लिए उनको फाइनेंशियली क्या देते हैं, सब सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियल, और साथ में उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दे रखी है कि हर एक गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की, वो अपने हिसाब से अपना बजट बनाती है और अपने पैसों को खर्च करने का उसके पास अपना अधिकार होता है. अब 7th फीचर आता है द फेडरल सिस्टम डज हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स. जो फेडरल सिस्टम है उसमें दो उसके पास उद्देश्य होते हैं. पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिट ऑफ द कंट्री, कि पूरे पहली बात तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना. ठीक है, उसको बढ़ावा देना देश की एकता और अखंडता को. फिर है वाइल एट द टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जहाँ जहाँ अलग अलग भी लोग हैं लेकिन उनको एक जैसे रूल्स को फॉलो कराना. फिर देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. अब है एन आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स. एक अच्छा जो फेडरल सिस्टम है उसके दोनों एस्पेक्ट हैं, तो म्यूचुअल ट्रस्ट भी है और एग्रीमेंट टू बी लिव टुगेदर, यानी कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करें, और साथ में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी डिफाइन किया गया है. तो ये एग्रीमेंट क्या कहता है, ये कहता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि हम सब एक साथ एक ही यूनियन में एक गवर्नमेंट में रह के अंदर रहेंगे और सभी लोग एक जैसी पॉलिसी को फॉलो भी करेंगे. दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब देखो इसको ध्यान दो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब है. ये एक टाइप की ऐसी फेडरेशन है, इसमें से यूएसए के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, या कह लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो उनको मिला करके एक बड़ी कंट्री बनी है. ठीक है, तो वो यूएस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है. इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी की फेडरेशन है उसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास सभी के पास इक्वल पावर है और वो सब स्ट्रॉन्ग है एज अ फेडरल गवर्नमेंट. अब सेकंड जो है इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स, जहाँ पर क्या होता है
कि एक बड़ी कंट्री ये डिसाइड करती है टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, कि जो जो उसके अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को वो कैसे डिवाइड कर सकती है। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के रूप में दो, जैसे एक तो स्टेट के गवर्नमेंट के रूप में और एक नेशनल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में अपने पावर को अलग अलग डिसाइड कर सकती। तो ये कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हमारे इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ही चलता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी पावर नहीं होती है। जबकि यहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि ये यूएसए में जैसे एक ही फेडरेशन है और उसमें क्या है कि सभी लोग एक ही जैसी पावर को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बाद में व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत में जो है फेडरल कंट्री हमारा भारत क्यों है, कैसा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स मिलकर के एक यूनियन बनाते हैं जिसको हम इंडिया बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म का वो है प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो हमारा पूरा इंडिया है वो कई सारे स्टेट्स का यूनियन है, इसलिए यहाँ पर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि वो उसमें एक ही जैसी जो है सारी व्यवस्था वो सारे देश के लिए लागू करती है। अब दूसरी बात ये जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो छोटा इसका पार्ट है वो क्या है, हर स्टेट में अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो पहला जो उसका टीयर है, फर्स्ट टीयर, वो क्या कहलाएगा, यूनियन। ठीक है, दूसरा टीयर क्या कहलाएगा, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज होगी, और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी ये चेंज होगा। थर्ड टीयर कहता है इसका कि फेडरलिज्म को ऐड किया गया है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से भी, क्योंकि लोकल रीजन पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज होती हैं। अब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर किया है कि हमारे पास 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा, एक तो मैं आपको कल ही बताया था, पहले तो लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि एमपी एमएलएस वगैरह चुने जाते हैं किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, यानी कि जो चुना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से, फिर वो आगे बढ़ा के चुनाव करेगा, तो चुनाव करने के बाद में जब वो यूनियन गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगा तो फिर वो जगह, यानी कि पहले जो हमारे यहाँ जैसे कोई एमएलएस वगैरह चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य, फिर वो जब बहुत बड़े जाते हैं तो उनकी पावर बढ़ती, तो सीएम के पद पे भी चुने जा सकते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। अब कई सारे मुख्यमंत्री राज्यों के मिलते हैं और उनमें भी अगर हेड चुनने के लिए जैसे चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कई सारे सीएम मिल करके फिर उसमें से भी एक पीएम बनता है। तो वो पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है। अब आता है बात की जो हमारा इंडिया है उसका जो फेडरल कंट्री है उसमें ये 3 लिस्टें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी, एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट है बच्चों, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, इट इंक्लूड, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया, जैसे इसमें डिफेंस है, हमारे देश की सुरक्षा कैसी जाए, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ये सब यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये सब एक जैसी पॉलिसी, यानी कि यूनियन लिस्ट में एक ऐसी पॉलिसी बनती है जो सभी के लिए यूनिफॉर्म होती है, सभी के लिए एक जैसी होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करती है, पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी चलती है। जैसे कि मान लो अगर देश में हमारी सरकार को फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशी मामले के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, या कोई डिफेंस के लिए पॉलिसी बनानी है, रक्षा के लिए, या बैंकिंग और करेंसी और कम्युनिकेशन के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो एक ही पॉलिसी हर जगह लागू होगी, वो यूनियन लिस्ट कहलाएगी। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे पुलिस जो होती है वो हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, ट्रेड है, बिजनेस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, वहाँ की कृषि व्यवस्था है, इरीगेशन सिस्टम है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, तो ये स्टेट लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट इसके लिए लॉ बनाएगी। ओके, और जो यूनियन लिस्ट के मामले थे उनके लिए कौन लॉ बनाएगा, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये है समवर्ती सूची, ये ऐसी सूची है जिसमें कि ये ऐसी लिस्ट है जिसमें कि इंटरेस्ट होता है दोनों का, यूनियन का भी और यूनियन गवर्नमेंट का भी, और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें जैसे एजुकेशन है, शिक्षा के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ अपने नियम पास करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी उसको पास करती है और अपने हिसाब से लागू कराती है। फॉरेस्ट अफेयर हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज का है, एडॉप्शन है, उत्तराधिकार का अधिनियम है, कुछ सक्सेशन के अधिनियम है कि वंश कि किसी का उत्तराधिकार कैसे जाएगा, तो ये सारे मैटर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस कराया जा सकता है। फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि इसमें 3 पॉलिसीज की गई हैं। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि देखा गया है कि हर एक कंट्री में कई कई स्टेट्स होते हैं और उन स्टेट्स को उनके
लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे 1950 इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो बाउंड्रीज थी बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स की, उनको चेंज किया गया और उनको न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि जहाँ पर इथनिक ग्रुप एक जैसा हो, जहाँ के एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों कई सारे स्टेट्स में, तो उनको मिला करके एक न्यू स्टेट बना दिया गया, तो उसको बोला गया है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। इसी क्रम में जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, तो इनमें क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनमें एक ही जैसी बोली बोली जाती थी, एक ही जैसा जोग्राफिकल एरिया था, उनका एक ही जैसा कल्चर था, तो इसीलिए उनको जो है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी बनाते हुए एक ही स्टेट करार दे दिया गया। दूसरी पॉलिसी आती है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो किसी भी पॉलिसी के तहत हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये प्रावधान किया गया है कि दैट डिड नॉट गिव आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। यानी कि हमारा जो संविधान है वो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की संज्ञा नहीं देता। हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बच्चों, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कार्य करने की जो हमारी राजपत्रित भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। यानी कि हमारी जो राजपत्रित भाषा है वो कैसी है, वो हिंदी है, लेकिन वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे देश में एक जैसी भाषा जो बोली जाती है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हमारी मदर टंग है हिंदी, तो उसको 40% लोग इंडिया के बोलते हैं, जबकि हमारे देश में अलग से 21 अदर भाषाएं हैं जिनको लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोलते हैं। तो इसीलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो किसी के बीच में, तो इसीलिए हमारे देश की कोई एक राष्ट्रीय भाषा को घोषित नहीं किया गया है। अब तीसरी बात आती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ये फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते टाइम ये देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट से भी है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब है कि जैसे हमारे देश में 1990 के पहले क्या हुआ, 1900 बल्कि कह लीजिए कि आप लगभग ये कहते हैं कि 1990 से पहले ऐसा भी हुआ हमारे देश में कि हमारे देश में एक ही यूनियन गवर्नमेंट रही, एक ही पार्टी की, वन रूलिंग पार्टी थी बोलिए, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो उस समय क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में ही कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय एक ही रूलिंग पार्टी थी पूरे देश में। अब हुआ क्या है, 1900 लगभग 1980 और 90 के दशक में बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, और उसके बाद अलग अलग जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी आई और अलग से भी नेशनल पार्टियां बन गई। तो जब अलग अलग नेशनल पार्टीज आ गई तो उससे क्या हुआ कि हमारे देश में बहुत सारी रीजनल लोकल पार्टीज और नेशनल पार्टीज भी बनने लग गई। तो इस तरीके से जो हमारे देश का जो एक गवर्नमेंट थी वो कई सारी पार्टीज के रूप में 2 और 3 पार्टी सिस्टम भी हमारा चलने लगा कि कई सारी गवर्नमेंट मिलकर के जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, गठबंधन की सरकार। और पहले क्या था, खाली एक अकेली पार्टी थी, रूलिंग पार्टी होती कांग्रेस। तो इस प्रकार से देखा गया कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को देखा गया कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टेट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। और जब एक ही रूलिंग पार्टी थी हमारे देश में नेशनल पार्टी में जैसे कि कांग्रेस, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों जगह एक ही कांग्रेस पार्टी हुई। तो उससे क्या होता था कि उनकी एक मोनोपॉली, एक ऑटोनॉमिक एम्पायर चलती थी कि किसी भी नए व्यक्ति को या नई ग्रुप को यहाँ पर कोई रूलिंग पार्टी के रूप में उभरने का मौका नहीं मिलता था, तो उससे नुकसान होता था लोगों का। लेकिन अब जब 2-4 पार्टियां आ गई तो उससे सभी लोगों को मौका मिला, हर ग्रुप के बंदे को मौका मिलने लग गया। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे बच्चों की डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब होता है यहाँ पर कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की पावर है वो ऐसी है कि यहाँ पर अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कई जगह जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में तो है ही, जैसे, और उसके बाद उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को भी दी गई। पहले तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती थी पावर, लेकिन इससे क्या होता था, जो तहसील स्तर पर या ब्लॉक लेवल पे जो लोग होते थे उनको ये पावर नहीं मिलती थी, तो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि व्हेन द पावर इज गिवन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रल के ही हाथ में पावर नहीं रह गई, अब तो उस पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से निकल करके लोकल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट को भी दिया जाने लगा। तो ये जो बेसिक आइडिया था
उसके पीछे क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इशू ऐसे होते थे जो कि लोकल लेवल पर सेटल हो जाया करते थे, क्योंकि लोगों को अपनी लोकेलिटी का बहुत अच्छा नॉलेज होता था। तो ये सबसे अच्छा आइडिया ये लगा कि जो मनी है वो कैसे खर्च किया जाए और कितना खर्च किया गया और उसको मैनेज कैसे किया जाए, वो लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छी तरीके से गवर्न हो जाता था। दूसरी बात थी कि पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन। जब लोकल गवर्नमेंट होगी, रीजनल गवर्नमेंट होगी, तो क्या जो वहाँ के उस रीजन के पर्टिकुलर रीजन के लोग होंगे वो जल्दी से जल्दी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन से ये भी फर्क पड़ा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उससे जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल था वो भी फॉलो हो जाता था, क्योंकि भाई रीजनल अगर हर एक रीजन के व्यक्ति को उसकी गवर्नमेंट चुनने में उसको मदद मिल रही है और उसका भी पार्टिसिपेशन हो रहा है हर एक सिटीजन का उसकी लोकल गवर्नमेंट को चुनने में, रीजनल गवर्नमेंट को चुनने में, तो उससे उस हर एक व्यक्ति को बेनिफिट मिलता था। अब 1992 में एक मेजर स्टेप उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन का। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट किया गया, सुधार किए गए और उससे जो है हमारे 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत पावरफुल इफेक्टिव बना दिया गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए आगे और चेंजेस हो गए। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इलेक्शन, जैसे पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधान के, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए सभासद के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर सीट्स जो है वो रिजर्व होती, किस किस के लिए रिजर्व होगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए भी रिजर्व हुई। और 1/3 जो है उसमें वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिला। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना हमारे देश का कि उसमें स्टेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में जो कि हमारे यहाँ इलेक्शन को गवर्न कराता था, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे रिक्वायर था कुछ पावर्स को शेयर करने का, कुछ रेवेन्यू शेयर करने के लिए। कुछ तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर और अपने रेवेन्यू को किसके साथ शेयर करेगी, वो शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में। अब रूरल एरिया पे देखिए तो रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट जो थी वो पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, है ना। जो गांव के स्तर पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है रूरल एरिया में वो कहलाती है पंचायती राज। तो हर एक विलेज, हर एक ग्रुप जो कि किसी भी स्टेट का हो, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायती राज, इन सबको ही गवर्नमेंट के उसमें प्रोविजंस में पॉलिसी मेकिंग के लिए उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली सभी लोगों को। और जैसे कि आप मेरे को पता ही है कि जितने भी हमारे पंचायती राज में जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो कौन होता है, उसका सरपंच होता है गांव का, है। उसका डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली सरपंच जो होता है वो गांव के लोगों के द्वारा, उसकी पॉपुलेशन के द्वारा इलेक्ट होके आता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि जो हमारे लोकल लेवल पे कई सारी पंचायत समिति हैं, ब्लॉक और मंडल समिति हैं, ये बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो जिला परिषद है, और जिला परिषद में भी लोकसभा और क्या कहते हैं विधानसभा में एमएलए वगैरह चुने जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर लोकसभा जाके उसमें जो है पार्लियामेंट में चुने जाते हैं। जिला परिषद होती है जिसका चेयरपर्सन जो होता है वो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का, ठीक है। और म्यूनसिपल चेयरपर्सन ये भी पॉलिटिकल हेड है। किसका पॉलिटिकल हेड है म्यूनसिपल चेयरपर्सन? म्यूनसिपैलिटी का। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा बड़ी कहाँ पर होती है? वो एक निगम के रूप में वो होती है नगरों में, महानगरों में। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट लेसन में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर व्यूज़ ऑल्सो। ओके, टिल देन गुड।